Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281। ठीक है, तो पहली शेल के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर क्या है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और थर्ड शेल के अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आपका इंडिविजुअल एटम हो, गैशियस फॉर्म में हो, सॉलिड में या लिक्विड फॉर्म में। हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को नहीं मेजर करते क्योंकि अदर फोर्सेस जो हैं वो भी रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ वो एनर्जी निकालनी है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी हमें मिनिमम से मिनिमम एनर्जी देनी पड़ रही है। तो वो आपकी सबसे अच्छे तरीके से, या आप कह सकते हैं कि एक्यूरेटली या अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेटली ठीक है, तो मतलब ज्यादा अच्छी है आपकी गैशियस फॉर्म में निकलती है, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स का होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो आप कितनी एनर्जी दे रहे हो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो गैस की फॉर्म में बड़ी अच्छी निकलती है। ठीक है, सॉलिड में और लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर आप एनर्जी देने लगोगे तो वो एनर्जी कहीं और भी यूटिलाइज हो सकती है इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय। ठीक है, तो अब देखिए क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत आसान है कि मैं कितनी एनर्जी इसको दूं। ठीक है, मैं कितनी एनर्जी इसको दूं कि इसका सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस जिस पे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, और वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगता है क्योंकि वही सबसे दूर होती हैं। तो कितनी एनर्जी इसको दें कि इसका लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। मतलब कि सोडियम है, इसमें हम कितनी एनर्जी दें कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जो लग रही है हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल में, सबसे ज्यादा हम किलो जूल पर मोल में ही मेजर करते हुए पाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी आप करोगे तो किलो जूल पर मोल में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम के हिसाब से, और किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। मैंने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी लिख रखा है। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम को अगर आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो 96.49 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर किलो जूल पर मोल में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 96.49 से मल्टीप्लाई कर दो। किलो कैलोरी पर मोल में चेंज करना चाहते हो तो 23.06 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद देखिए सवाल ये आता है कि क्या हम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ तो आप एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रोटॉन क्या करता है, और स्ट्रांगली धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगता है, एंड हमें फिर क्या करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उतनी लिमिट तक, उतनी हद तक एनर्जी दे सकते हो तो आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकालने में भी सक्षम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर, मतलब एक हमारी सीमा आ जाती है कि भाई अब तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है। आप एक एटम के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। आप मैग्नीशियम के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बस दम होना चाहिए।
कहने का मतलब उतनी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी उतनी दे सकते हो तो निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे मुश्किल वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मान लीजिए देखिए आपके पास है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। आपने क्या किया, पहले एनर्जी दी और इसकी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये बन गया Mg प्लस 281। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने जो एनर्जी दी है ना इसको, वो इसकी कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I.E और नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट छोटा सा 1। फिर हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम I.E2 से रिप्रेजेंट करेंगे 281। एक और इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे एंड इट विल बिकम एज मैग्नीशियम 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे एक एक करके एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बार बार जैसे पहली एनर्जी दी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर सेकेंड टाइम एनर्जी दी एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बार बार जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, इन्हें हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। छोटी क्लासेस में सक्सेसर्स भी पढ़ते हैं ना, फाइंड द सक्सेसर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी दी, फिर एक और निकालने के लिए एनर्जी दी। और इस बात का भी ध्यान रखना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कभी भी एक एनर्जी एक वैल्यू नहीं होगी। क्यों, यहाँ पे देखो 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया। अब सेकेंड केस में 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो 12 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहे होंगे, तो सेकेंड टाइम आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, थर्ड टाइम आपको और देनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, तो वो और स्ट्रांगली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालना और क्या होता चला जाएगा, मुश्किल। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमें बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड मैंने थ्योरी यहाँ पर लिख दी है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि लगातार जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते चलते हैं, तो जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या जो भी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या लिखा है, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सब्सीक्वेंट इलेक्ट्रॉन। लगातार हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है किसी एटम में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। कई जगह ना आयनाइजेशन की स्पेलिंग ऐसे भी लिखी होती है, तो वो कोई टेंशन वाला मुद्दा नहीं है, आप ऐसे लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जब पहली बार आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज द एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन द मोस्ट लूजली बाउंडेड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, कोई एटम है हमारे पास गैसियस फॉर्म में, हमने उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो उस समय जो हमें एनर्जी देनी पड़ी वो कहलाएगी उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम किसे कहते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और एंथैल्पी चेंज टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड टाइम जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है उस समय जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड टाइम जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस समय जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, आयन था, X+ था। हमने क्या किया, इसमें फिर से एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, तो अब जो एनर्जी हमने दी है वो क्या कहलाएगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। जब भी हम एनर्जी देते हैं तो उसकी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। बहुत आसान है, पांचों फैक्टर बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, बस आप ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम देखिए इतना आसान है। मान लीजिए आपके पास एक एटम है जिसके अंदर दो ही मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक शेल, या मान लो एक और शेल है जिसके अंदर कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि इसमें पहली शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल है, आप पूरे बना लेना। ठीक है, मैं तो बस अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ। मान लीजिए इसके अंदर आपके पास 8 हैं, 5, 6, 7, 8, फिर एक थर्ड आ गई, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो आप सिंपल से एक बात देखिए, एटम का साइज जितना छोटा होगा इसका मतलब क्या है कि उन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना ही ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन अगर साइज छोटा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही पास है। ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी ज्यादा है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, बट अगर साइज एटम का बड़ा है, मान लो और भी शेल्स आ गई, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप ये देखिए ना, एटम का साइज जितना बड़ा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन उतना ही वीक है, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, जबकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटने लगती है, कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सेकेंड है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, ये बस ना समझने वाले टॉपिक हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके तो लिख ही दोगे, है ना। देखो, मान लो यहां पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है सपोज 12 और इलेक्ट्रॉन है 12। मैग्नीशियम का केस ले लो, 4, 5, 6, 7, 8। इससे बुरा स्ट्रक्चर कहीं देखा होगा तुमने? ठीक है, माफ करिएगा, 5, 6, 7, 8। मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइम, सबसे ज्यादा जो मेरे साथ अभी प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में, वो चल रही है टाइम की। टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। अच्छा चलिए, कम टू आवर मेन टॉपिक। प्रोटॉन मान लीजिए अगर 12 है और इलेक्ट्रॉन भी अगर 12 है, तो 12 प्रोटॉन मिलके 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन इस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए प्रोटॉन हमारे पास अभी भी 12 है, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो 12 ना होकर 10 हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 12 थे, अब इस केस में मैं इलेक्ट्रॉन 10 ही दिखा रही हूँ, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे, जबकि यहाँ पर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, बट इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेटर अट्रैक्शन मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन से ज्यादा का इन्फ्लुएंस लग रहा है, 1 पॉइंट में कुछ अट्रैक्शन लग रहा है, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या है, मुश्किल। तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप कि अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, उतना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है।
ठीक है, आप ऐसे समझ लो ना, जैसे कोई मैग्नेट है, ठीक है, और वो मैग्नेट की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता जाएगा, और फिर उतना ही हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उससे चीज़ें हटाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। क्या होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर की तरफ, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने एक बल्ब जलाया है ना, आपने एक बल्ब जलाया और उसमें से रोशनी आ रही है, बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, ब्राइटनेस, खूब कमरे में रोशनी हो गई। अब मैंने क्या किया, उस बल्ब के ऊपर एक पतली सी चादर रख दी, हैंकी रख दिया, अभी भी रोशनी निकलेगी पर कम निकलेगी, इतनी नहीं निकलेगी जितनी इस केस में निकल रही है। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक और हैंकी रख दिया बल्ब के ऊपर, या एक मोटी चादर रख दी, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब रोशनी थोड़ी सी और कम निकलेगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल्स हैं, दबा के शेल्स ही शेल्स है, शेल्स ही शेल्स है, शेल्स ही शेल्स है, तो अब न्यूक्लियस का तो काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, होल्ड करके रखना भाई, अट्रैक्ट अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये तो अपना काम कर रहा है, आकर्षित करे जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो न्यूक्लियस को ढक लेते हैं, उसके चारों तरफ एक कवच बना लेते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं, एक दीवार बना देते हैं। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना स्ट्रांगली इन पर लग रहा होता है उतना बाहर वाले पर नहीं लग रहा होता, उस पर थोड़ा कम लग रहा होता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने ढक लिया ना, उसको कवर कर लिया, एक कवरेज दे दिया कि भाई हम तुझे कवर कर रहे हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना अट्रैक्शन नहीं लग रहा इस न्यूक्लियस का, तो अब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। ज्यादा एनर्जी तो तब देनी पड़ती है ना जब इलेक्ट्रॉन ले दबा के बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, या न्यूक्लियस ने बहुत जकड़ के पकड़ रखा है। जब न्यूक्लियस इतना ज्यादा अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी देने पे निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितने ज्यादा अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे शील्ड बनाएंगे, उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर मान लो अंदर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नहीं, ठीक है, ज्यादा शील्ड नहीं बना पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, वो मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों, अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियस बाहर वालों को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। आसान है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर Z इफेक्टिव कि इस न्यूक्लियस का कितना एक्चुअल में इफेक्ट लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, इसका जितना भी चार्ज है वो माइनस करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, इन्होंने इसको कितना शील्ड कर रखा है, कितना स्क्रीन कर रखा है, तो इसके टोटल चार्ज में से इन्होंने कितना शील्ड कर रखा है वो माइनस करते हैं, तो पता चलता है कि वो बचा कुचा चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है। फिर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट की मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, अपनी तरफ से मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की है, आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, कि शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या सेम होता है, जरूर देखिए, आपको बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब हर वीडियो में तो मैं बार बार डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे पास थोड़ा समय की कमी भी रहती है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, घुस जाना, ठीक है। अब अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो क्योंकि एस वालों की, एस ऑर्बिटल की शेप सबसे अच्छी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा पाई जाती है एस के अंदर, पी के अंदर उससे थोड़ी सी कम, डी के अंदर उससे थोड़ी सी कम और एफ के अंदर और कम। सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करते हैं एस वाले ड्यू टू देयर गुड एक तरीके से सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप, पी में थोड़ा सा कम, डी में और कम, एफ में और कम। तो अब एस वाले क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, ठीक है, तो अब न्यूक्लियस का इफेक्ट एस वालों पे सबसे अच्छा लग रहा होता है ड्यू टू देयर शेप। तो अब ये क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एस के इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेम शेल की बात करें ना, सेम शेल की, अगर हम सेम शेल की बात करें तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है।
क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है। पी में से निकालना थोड़ा सा आसान है, डी में से निकालना और आसान है, एफ में से निकालना और आसान है, अगर हम सेम शेल की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि पेनिट्रेशन पावर जैसे जैसे बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट एस वाला दिखाता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इसमें मैं 3 केसेस डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहला केस तो आप ले लीजिए नोबल गैसेस का। सबसे पहला केस ले लीजिए आप नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस क्या होती हैं? फुल्ली फिल्ड, है ना, दे आर स्टेबल, और उनके कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को छोड़ के बाकियों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP6। हीलियम में सिर्फ 2 ही होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, 1s2। उसको छोड़ के बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है। दे आर फुल्ली फिल्ड, दे आर हाईली स्टेबल। और जो स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है, क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? आंसर है नहीं, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और उसको स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो नोबल गैसेस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा पाई जाती है बाकियों से। दूसरा केस हमारे पास आता है जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2। s फुल्ली फिल्ड है, 1s फुल्ली फिल्ड है, 2s फुल्ली फिल्ड है, तो दे आर फुल्ली फिल्ड। अब जो फुल्ली फिल्ड हैं, ठीक है, एक तरीके से स्टेबल हैं, तो वो क्यों चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाले। मैं ऐसा नहीं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एस इसका यहाँ पर फुल्ली फिल्ड है। इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम एटम, है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2। S फुल्ली फिल्ड, S फुल्ली फिल्ड, P फुल्ली फिल्ड, S फुल्ली फिल्ड, तो ये भी क्या है? फुल्ली फिल्ड। तो आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लास्ट केस देखिए, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हाफ, ये होते हैं हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो हैं ये स्टेबल पाए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ठीक, तो 2p में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे हुए हैं? 2px 2py 2pz में 1 2 3। ठीक है, 2px 2py एंड 2pz। तो ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फील्ड वाले भी स्टेबल होते हैं, तो इसमें भी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फॉस्फोरस का भी सेम केस ऐसे ही चलेगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो 3p3 में देखो p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं? स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर कंप्लीटली जो भरे हुए होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो इनमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो फिर से देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जितनी दूर होगा, कम एनर्जी देने पे ही निकल जाएगा। तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते जाएंगे वो न्यूक्लियस को उतना ही कवर करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा शील्ड बनाते जाएंगे, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर लगना उतना ही कम करते जाएंगे। न्यूक्लियस अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, तो वो इजीली निकल जाएगा कम एनर्जी देने पर ही। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। हमने ये पढ़ा जिसकी शेप सबसे अच्छी होती है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, एस वाला। ठीक है,
और फिर अगर हम सेम शेल की बात करें तो क्योंकि S वाला न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला केस हमने पढ़ा नोबल गैस का कि नोबल गैस फुल्ली फिल्ड होती हैं, स्टेबल होती हैं, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया। इनमें इनके जो s ऑर्बिटल होते हैं ये फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो इसी वजह से इनमें भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तीसरा केस हमने पढ़ा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कि भाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर हाफ फिल्ड होते हैं, और क्योंकि हाफ फिल्ड हैं तो ये भी स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।